फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल डाइव टू लर्न में, जहां पर हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी। ठीक है, पेपर 1 का भी कोर्स है हिंदी में, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम अपनी इस नाटक की श्रृंखला में आज एक और नाटक को लेकर प्रस्तुत हैं। अभी तक हमने 3 नाटक पढ़े। स्कंदगुप्त नाटक कवर किया, चंद्रगुप्त नाटक कवर किया, और हमने देखा कल लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक, हमने सिंदूर की होली भी देखा, और शंकर शेष जी का हमने द्रोणाचार्य भी देखा। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य। इसके बाद चौथा नाटक, पांचवा नाटक आज हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे अंजू दीदी। ठीक है, एक हिटलर दीदी के नाम से जानी जाती हैं, या फिर या नियम की अपने पक्की समझ लीजिए इनको। तो अंजू दीदी के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्क का ये नाटक है। इकाई 8 हमारी चल रही है नाटक से। ठीक है, इसके पहले जो भी इकाई 5 है ये सब हम कवर करेंगे बाद में, ये भी हमारे लिए उतने भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अंजू दीदी को पढ़ते हैं। तो अंजू दीदी नाटक की बात करते हैं। तो अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी। ठीक है, रचनाकाल जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये जो हमारे उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं जिन्होंने ये नाटक लिखा, इनकी और रचनाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनके अन्य उपन्यास हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राग, सितारों के खेल आदि। ये इनके उपन्यास है। कहानी संग्रह की बात करते हैं तो 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जादुई जुदाई की शाम के गीत, काले साहब और पिंजरा। ठीक है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, नाटक है इनका लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर और अंजू दीदी, जिसको भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कथानक जिसका। ठीक है, एकांकी संग्रह है अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे। काव्य है इनका एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः दीप जलेगा, बरगद की बेटियां, उर्मियां रिज पर। ये इनकी रचनाएं थी। संस्मरण लिखा इन्होंने मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां। आलोचना में लिखा इन्होंने अन्वेषण की सहयात्रा और हिंदी कहानी एक। ठीक है, ये थी रचनाएं उपेंद्र नाथ अश्क जी की। अब अंजू दीदी नाटक की बात कर लेते हैं। तो अंजू दीदी नाटक में जो मुख्य पात्र है इस नाटक की, वो क्या है? अंजलि ही है। ठीक है, मुख्य पात्र है इस नाटक की, वो कौन है? अंजलि है। और वह अहम की छाया, ठीक है, अहंकार जिसको बोलते हैं, यानी अहम की प्रतिछाया है अंजू दीदी। वह चाहती हैं कि जीवन को अनुशासित बनाना चाहिए। उनका मतलब कहना है कि जो काम यानी जिस टाइम पर करना है तो वो करना ही है। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन उनका टाइम नहीं बदलना चाहिए हर चीज़ को करने का। तो वो बिल्कुल अनुशासित रहना चाहती हैं। इस रास्ते में वह एकदम दृढ़ रहती हैं, लेकिन अपनी अज्ञानता की पहचान के बिना काम करती हैं और वो दीदी बनती हैं। ठीक है, इसका परिणाम यह होता है कि वह दूसरों का भी मन विचलित कर देती हैं और स्वयं व्यक्तिगत ह्रास का कारण भी बनती हैं। और उनका जो हठी स्वभाव के कारण सारे परिवार का जो सुख होता है उस सुख का सत्यानाश हो जाता है। यानी हर इंसान अगर बिल्कुल अपने उस अड़ियल रवैये पर अड़ जाना कि अगर हमें 5 बजे खाना खाना है तो खाना ही है, अगर हमें कोई ज़रूरी काम है तो वो सारे काम छोड़ के हमें वो काम करना है, अगर हमें शाम को 6 बजे टहलना है तो हमको टहलना ही है। तो ये बिल्कुल उनका नियम था, ये बिल्कुल दृढ़ थी अपने नियम पर, इधर से उधर दुनिया हो जाए वो नहीं होती थी। ये अंजू दीदी का हठी स्वभाव था। ठीक है, तो नाटककार अश्क जी का विचार है कि अहम की भावना परंपरागत प्रवृत्ति है। नाटककार कहते हैं कि जो अहंकार की भावना है ये क्या होती है? एक परंपरागत प्रवृत्ति होती है। लेखक कहता है जो अपनी मनोवृत्तियों को दूसरों पर जबरदस्त डालता है वह ना अपनी उन्नति करती है न दूसरों की। अंजलि को यह अहम की भावना उसके नाना से मिली। यानी जिस तरीके का स्वभाव अंजू दीदी का है, यानी अंजलि जिसका नाम होता है अंजलि का होता है, वही स्वभाव अंजलि के नाना जी का हुआ करता था एक समय पे। तो ये उसको परंपरागत प्रवृत्ति थी उसको, यानी अपनी पारिवारिक परंपरा के रूप में उसको ये मिली थी अपने नाना से। ठीक है, तो नाटक की जो शुरुआत होती है वो अंजू दीदी के डाइनिंग रूम में होती है। ठीक है, डाइनिंग रूम से होती है। वह अपनी नौकरानी को फटकारती हुई कहती है, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर, तनिक बड़े कड़े स्वर में उससे कहती है अपनी, यानी जो उसकी नौकरानी होती है, तुम कर क्या रही हो? 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का पता नहीं है। अंजू की तानाशाही केवल नौकरानी पर ही नहीं सारे पात्रों पर होती है। यानी वह अपने बेटे से भी कहती है, यानी मतलब कहने का कि ऐसा नहीं कि वो नौकरानी थी तो नौकरानी से अपना रौब झाड़ रही थी, वो अपने घर के हर सदस्य से इसी रौब में बात करती थी। यानी जैसे अपने बेटे से कहती कि धीरज बेटा, कपड़े बदले तुमने? तो अंजलि
यानी कि जो भी नियम था, जो भी काम था, वो टाइम से होना चाहिए अंजू दीदी के लिए। तो धीरे अंजलि का यानी जो दैनिक कार्यक्रम था वो क्या था, कठोर नियम अंजलि ने बना दिए थे, जो यानी नित्य प्रति के कार्यक्रम थे, काम थे, कि ठीक 8 बजे सारा परिवार नाश्ता करे, दिन के 1 बजे दोपहर का भोजन करे, 3 बजे नाश्ता करे और रात को 9 बजे भोजन होना चाहिए। तो इन्हीं टाइम पर काम होना चाहिए, अंजू दीदी के घर पर ये नियम बना था। ठीक है। तो उसका बेटा नीरज अपनी माँ के नियम का पालन करता है, समय पर वह आराम करता है, समय पर खेलता है। चूंकि वह अंजलि के इशारे पर चलता है, इसलिए वह मन ही मन खुश होती है और अनिमा से उसकी तारीफ भी करती है। यानी उसका जो बेटा होता है उसके कहे पर काम करता रहता है, जैसा वो बोलती है, जिससे जितने टाइम पर जो करना है वो बड़े टाइम से करता रहता है। तो इस पर अंजलि क्या होती है, खुश होती है। जो उसकी यानी अनिमा क्या होती है, जो अनिमा होती है उससे वो क्या करती है, उसकी तारीफ भी करती है। ठीक है। तो फिर अंजलि के जो पति की बात आती है यहाँ पर, तो अंजलि के पति इंद्र नारायण जिनका नाम होता है, वे पहले सदा हंसमुख रहा करते थे, है ना, लेकिन पत्नी के दमन स्वभाव के कारण वे अपनी हंसमुख प्रवृत्ति खो बैठे। बेचारे उनके नियम कानून के आगे क्या थे, बिल्कुल सरेंडर हो गए थे, कि उसके कड़े नियम के आगे वो बेबस थे। तो वो क्या थे, वो अपनी हंसी खो बैठे थे, उसकी कठपुतली बन गए थे। लाचारी से वे अपनी पत्नी के इशारे पर चलने लगे। अपने पति के परिवर्तन पर अंजलि गर्व से कहती है, बड़े सिट पिटाए थे पहले पहल पर, मैं ही आई अपने तब पर। यानी क्यों कहते हैं कि शुरुआत में तो बड़े सीधे साधे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बातों में, अपने रौब में उनको यानी अपने तरीके से उनको भी कर लिया। तो वो आगे कहती है कि अपने पति, बेटे और नौकरों पर क्या करती है, एक नेतागिरी सी करती है, कि हाँ ऐसा करो वैसा करो, है ना, बिल्कुल एक जॉब के तरीके से। तो और उसकी ये आदत नौकरानी पर भी जम गई है। तो मुन्नी जैसे वो श्रीपत जो जैसे मनमर्जी आदमी से कहती है कि आप खाना खा लीजिए, हम लोगों के आराम का समय। यानी श्रीपत कौन होता है, उसका भाई होता है। जब वो उसके घर आता है तो उससे वो क्या कहती है, जब वो उन लोगों के आराम का समय होता है, जिस समय वो उनके घर मतलब पहुंचता है, तो वो उससे क्या कह देती है अपने भाई से, कि आप मुन्नी यानी नौकरानी से खाना लेकर खा लीजिएगा, हम लोगों के आराम करने का समय है, तो हम लोग आराम करने जा रहे हैं। अब बताइए, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आप उससे बोलें कि हमारे तो सोने का समय है, आप लोग खा लीजिए, हम तो सोने जा रहे हैं, हमारे नौकरों से ले लीजिए। तो ये क्या कहाँ की बात होती है। तो वो ये रवैया किसका था, अंजू दीदी का था। आगे चलते हैं। तो अंजलि क्या होती है, समय की पाबंदी से एक जुड़ गई है। यानी उसके अनुसार क्या है, जीवन एक महान गति है। अंजलि का कथन कहती है कि मतलब अंजलि कहती है कि जीवन एक महान गति है और प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। यानी ये कथन है अंजलि का, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मेरा घर भी उसी घड़ी की तरह चले और हम सब इसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना काम करते जाएं। ये अंजलि का मतलब कहना है कि एक गति, जैसे घड़ी की गति होती है, मतलब वो टाइम टू टाइम अपना काम दोनों तीनों सुइयां करती रहती हैं। तो वो भी कहती है कि मेरा घर भी उन घड़ी की सुइयों की तरह हो जाए और उन पुर्जों की तरह हो जाए और नियम पूर्वक अपने काम को करे। तो अंजलि की इस प्रकार की जो मनोवृत्ति होती है, वो मनोवृत्ति उसका मौलिक कारण है उसके अंदर की अहम की भावना। यानी जब व्यक्ति के अंदर अहम की भावना हो जाती है, तो उसको लगता है कि वही केवल सही है, बाकी सब गलत है। तो उसके लिए क्या थी, एक अहम की भावना थी उसके अंदर, और इसी भावना से उसे अपने नाना जी से प्राप्त करने के सबूत मिलते हैं। यानी उसके नाना जी भी उसके बिल्कुल इसी स्वभाव के थे, तो वो उससे ये अपने नाना जी से विरासत के स्वरूप में मिली। और वह कहती कि हमारे नाना जी कहा करते थे, यानी हर बात में वो कहा करती थी कि हमारे नाना जी ऐसा कहा करते थे, वैसा कहा करते थे। तो कहते हैं कि कहती है कि नौकरों को सदा साफ सुथरा रहना चाहिए। अंजू दीदी कहती है कि हमारे नाना जी कहा करते थे, नौकरों को सदा साफ सुथरा रहना चाहिए। नाना जी कहा करते थे कि वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। ये भी कथन ध्यान रखिएगा, वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। तो नाटक के हर एक पात्र के जो क्या है, विपरीत होती है। यानी नाटक में हर एक पात्र के विपरीत का है। यानी कि ये सब चीज़ों को देखते हैं कि जो भी नाटक के पात्र हैं, मतलब वो रहना नहीं चाहते हैं उतना नियमबद्ध, लेकिन अंजू की हिटलरी के कारण, अंजू की नियमबद्धता के कारण, उसकी अहम तानाशाही के कारण सबको उसी के अनुरूप चलना पड़ता है। तो आगे चलते हैं कि कहते हैं कि काफी दिलचस्प होता है, एक ऐसा श्रीपत ही एक ऐसा पात्र, यानी श्रीपत नाम का एक पात्र होता है, जिसको लेखक ने रखा है कि अंजलि की उस बातों को काटने के हिसाब से मेरे से, है ना। तो वो क्या होता है, उसका भाई होता है, जो क्या करता है, अंजू की आदत को तोड़ता रहता है।
वह अंजलि को समझाता है कि उसके कड़े स्वभाव के कारण सारे परिवार का भविष्य क्या होगा, समस्या मूलक हो जाएगा। यानी कि उस सारे परिवार का भविष्य क्या होगा, माने कोई अपनी अपनी बात नहीं कह सकता है ना, कोई अपने मन का खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, अपने तरीके से रह नहीं सकता, उसको नियमों में ही बन के रहना पड़ता है। तो श्रीपत चाहता है कि हर एक मनुष्य अपना नैसर्गिक स्वभाव न छोड़े। जब से श्रीपत अंजलि के घर आया तब से घर के परिवार का मनोभाव बदलने लगा। यानी श्रीपत जो होता है वो अंजलि की हर बात को काट देता है। अगर वो कहता है, वो कहती है कि सही से बैठो, तो वो टेबल पर पैर रख के बैठ जाता है। कहीं किसी अपने कपड़े से पसीने पोंछ देता है, मतलब हर तरीके की हरकतें वो वहां पर करता रहता है। यानी वो कहता है कि जो व्यक्ति का अपना नैसर्गिक प्राकृतिक स्वभाव है उसको उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसको अपने तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए, अपने नैसर्गिक स्वभाव के तरीके। तो वह कहता है कि लेकिन जब कुछ दिन वो अंजलि के घर में रहता है, उसकी हर बात को काटता रहता है, तो धीरे धीरे उसके घर का माहौल बदलने लगता है। वह अंजलि के वकील पति से कहता है कि कसम आपकी जीजाजी, शादी ने आपको बुढ़ा बना दिया। धीरे धीरे श्रीपत के प्रभाव से घर के सारे सदस्य अपनी नई नई आदत सुधारते रहते हैं, यानी सुधारने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी बात को कट कहता है कि नहीं ऐसा ना करो, ऐसा मना करता है। तो नीरज निसंकोच अंजलि से कहता है मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना है, मैं तो क्रिकेट का कप्तान बनूंगा। अब उसके बेटे को की इच्छा होती है कि मैं क्रिकेट का कप्तान बनूं, लेकिन अंजू कहती है कि नहीं, तुम क्या बनोगे, डिप्टी कमिश्नर ही बनोगे पढ़ के। तो ये क्या है, वो जबरदस्ती उस पर ये थोप रही थी ना। तो लेकिन जब उसको श्रीपत उसको समझाता है, उसको अपनी बात कहने की एक तरीके से उसके अंदर हिम्मत डालता है, तो वो बेबाकी से अंजलि से कह देता है कि नहीं, मैं तो क्रिकेट का कप्तान बनूंगा, कमिश्नर नहीं बनूंगा। तब श्रीपत लौटने लगता है, तब नीरज उनसे क्रिकेट का सामान भिजवाने की सिफारिश भी करता है। तब अंजलि को मालूम पड़ गया कि श्रीपत के कारण घर का वातावरण बदल गया। वह तब वह साधु से कहती है कि घड़ी टूट गई, साधु नहीं, राधु, ठीक है। वो कहती घड़ी टूट गई, राधु घड़ी टूट गई, शायद मैंने इसे ज़्यादा चाबी दे दी। यानी वो कहती है कि जब वो देखती है कि मतलब उसके बच्चे भी श्रीपत के कहने पर, जो श्रीपत कहता है भाई, अपनी मर्जी का करने लग जाते हैं, है ना, उसका पति भी करने लग जाता है, तो वो सोचने लगती है, विचार करती है कि अपने नौकर से कहती है कि घड़ी टूट गई, लगता है मैंने यानी कुछ ज़्यादा ही चाबी दे दी, यानी कुछ ज़्यादा ही नियम, ज़्यादा ही कठोर शर्तें में लोगों को बांध दिया, लगता है इसलिए इन लोगों ने अपनी बेड़ियों को तोड़ दिया। श्री पर चले जाते हैं। एक परिवार के सभी सदस्य क्या होते हैं, को लोगों को अपने वश में, यानी अंजलि क्या होती है, करने लग जाती है, परिवार के सभी सदस्यों को अपने वश में करना चाहती है, लेकिन असमर्थ हो जाती है, मानसिक रोग से पीड़ित हो जाती है। अंत में कौन, अंजू दीदी मानसिक रोग से पीड़ित हो जाती है जब लोग उनका कहना नहीं मानने लगते हैं, और अपने ऊपर क्या कर देती है, एक यानी आक्रमण करती रहती है और आत्महत्या कर लेती है। तो इसके 3 मनोवैज्ञानिक कारण हो गए, एक विरोध की स्थिति, एक स्नानांतकरण की स्थिति, एक स्वास्थ्य मन, यानी कि अंत मतलब एक खींच में आकर के, एक हिसियाहट में आकर कह सकते हैं कि मानसिक रोग से पीड़ित हो जाती है और अपनी आत्महत्या तक कर बैठती है। तो अंजू के अहम का परिणाम क्या होता है, इंद्र नारायण पर हुआ कि वे शराब की आदत में फंस गए, और श्रीपत के लौटने के बाद भी वो अपनी आदत नहीं छोड़ सके, यानी उसके अहंकार के कारण ही वो शराबी तरह के हो गए, शराब पीने लगे। तो अंजू भी पछताती है, लेकिन अपने कोई पूरी जिम्मेदारी वो नहीं समझती, यानी वो मानती है कि हाँ ऐसा हो गया, लेकिन वो अपनी गलती उसमें नहीं मानती है। अंजलि के 3 साल मरने के 3 साल के बाद, यानी 3 साल गुजर जाते हैं, उसका जो बेटा होता है नीरज, बनावटी स्वभाव के कारण पीछे चलने लगता है, और उसका पति इंद्र नारायण अपनी पत्नी के आदर्शों पर चलने लग जाता है। इस प्रकार मरने के बाद भी अंजलि का दमन जारी रहता है, यानी जो उसका पति इंद्र नारायण होता है वो अपनी पत्नी के नियम कानूनों पर वो चलने लग जाता है वहाँ पर अंजलि के मरने के बाद। तो अंजलि के कठोर स्वभाव के कारण को बताते हुए श्रीपत कहता है कि अंजू, तुम मारबिट और जालिम भी, क्योंकि अंजू तुम सब मारबिट और जालिम भी हो, यानी क्योंकि उसको नाना मारबिट और भी वो और जालिम थे, यानी वो कहती जब नाना जी तुम्हारे जिस तरीके से जालिम प्रवृत्ति के थे वैसे ही तुम भी हो। तो श्रीपत अंजलि के गुरु का नीरज को ही मानता है, यानी कि श्रीपति जो होता है वो अंजलि के गुरु नीरज को ही मानता है। अंजलि नीरज को कमिश्नर बनाना चाहती है, लेकिन नीरज स्वयं क्रिकेट का कप्तान बनने लगता है। तो इस तरीके से,
और उसी तरीके से यहाँ पर नीलम हवि बनना चाहता है, लेकिन माता के नियंत्रण के कारण नहीं बन सकता है। तो इस नाटक की ट्रेजेडी आनुवांशिक प्रवृत्ति पर निर्भर है। ठीक है, मतलब कहने का कि जो प्रथम अंक में घटनाएं घटती हैं, अंजू जो जुर्म करती है अपने बच्चों को पर वही द्वितीय अंक में अंजू के बच्चे, उनकी पत्नी के का जब परिवार आता है तो उनके साथ भी वैसी ही स्थितियां सामने आने लगती हैं। यानी ये प्रवृत्ति आनुवांशिक होती है, उनके नाना जी से अंजू को मिली, अंजू से उनके बच्चों को मिल जाती है। ठीक है, तो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का कहना है कि संसार में समस्या मूलक बच्चे नहीं है, बल्कि समस्या मूलक माँ बाप हैं। ये शिक्षा मनोविज्ञान कहता है ना। अर्थात अंजलि ही समस्या मूलक माँ है, ना अपने बच्चों को अपनी इच्छा से जीने देती है, ना अपने पति को। तो अंजलि के प्रधान पात्र के रूप में नाटककार ने यानी मनोविज्ञान के आधार पर उसकी मनोवृत्ति का शोधन किया है कि किस तरीके से हमें किसी भी अपने घर के सदस्यों को एक छूट, निश्चित छूट देनी चाहिए, जिससे वो अपने तरीके से यानी स्वच्छंद जीवन जी सके। तो इस पात्र के द्वारा जो नाटककार है वो हमको यही सबक सिखाना चाहता है कि जो जैसा हो वैसा ही रहे। जब कोई भी आदमी अपनी वास्तविक मनोवृत्ति का उल्लेखन करता है वह जीवन में असफलता पाता है। जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही रहने देना चाहिए, उसी तरीके से अपने तरीके से उसको नैसर्गिक जीवन जीने देना चाहिए। यही उसकी तभी उसकी सफलता हो सकती है। ठीक है, तो ये तो था नाटक का कथानक। उम्मीद करते हैं आपको इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इसके जो मुख्य कथन हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो मुख्य कथन में है पहला कि वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। अंजलि अनिमा से कहती है ये कथन। ठीक है, अंजलि किसे कहती है? अनिमा से ये कथन कहती है कि वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। ठीक है, दूसरा कथन है बच्चों को अपनी मदद आप करने की आदत डालनी चाहिए। अंजलि अनिमा से कहती है बच्चों को अपनी मदद अपने आप करने की आदत डालनी चाहिए, अंजलि अनिमा से कहती है। फिर वो आगे अगला कथन है सुगढ़ापा स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का, ये अंजलि कहती अनिमा से। ठीक है, अगला कथन है कि जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं, ये अंजलि अनिमा से कथन कहती है। अभी हमने इसको पढ़ा भी। ठीक है, अगला है शिष्टाचार शादी का यूं कह लो कि बंधन का प्रतीक है, उधर आपकी शादी हुई, इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा, ये श्रीपद कहता है अनिमा से। ठीक है, अगला कथन है यहाँ पर कि इस आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज है, ये श्रीपद कहता है अनिमा से। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा इस नाटक में कि जो भी यानी कि नियमों को तोड़ने वाले कथन हो सकते हैं वो श्रीपद के होंगे, जो एकदम नियमबद्ध कथन होंगे यानी जो आचार विचार हमें सिखा रहे होंगे वो अंजू के कथन होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भिन्नता जीवन का रस है, श्रीपद इंद्र नारायण से ये कथन कहता है भिन्नता जीवन का रस है। ठीक है, अगला कहता है जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा, इंसान का मशीन बनना सनक की ही एक दूसरा रूप है। तो ये श्रीपद इंद्र नारायण से कथन कहता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण कथन जो हमने लिए अंजू दीदी नाटक के। अगला है एक और कथन कि मुझे कीचड़ में फेंक दो और आशा रखो कि मैं अपने कपड़ों को उसके छींटों से बचाए रखूं, ये कैसे संभव है, नीरज ओमी से कहता है। ठीक है, ये उसका यानी कि दूसरे अंक का ये कथन ये है कथन। ठीक है, मुझे कीचड़ में फेंक दो और आशा रखो कि मैं अपने कपड़ों को उसके छींटों से बचाए रखूं, तो ये कैसे संभव है। ठीक है, नीरज का ओमी से कथन है ये। अब इसके पात्रों की बात कर लेते हैं इस नाटक के। तो पहले अंक के जो प्रमुख पात्र हैं उसमें है, प्रमुख पात्रों में नाम आता है अंजलि का जिसको अंजू दीदी कहते हैं, इंद्र नारायण वकील होते हैं जो अंजू का पति होता है, अनिमा अन्नो नाम होता है, मुन्नी नौकरानी होती है, श्रीपद अंजलि का भाई होता है और राधु नौकर होता है, नीरज 11 वर्ष की उम्र का है, उसका बेटा होता है अंजलि का। ठीक है, ये प्रथम पात्र के नाटक अंक के पात्र हैं। द्वितीय अंक के जो पात्र हैं उनमें है उन पात्रों की बात करते हैं तो वो है ओमी यानी नीरज की पत्नी होती है, अन्नो नीरज की मौसी होती है, अनिमा जिसको हमने कहते हैं पिछले अंक में, और नजीर नीरज का दोस्त होता है, श्रीपद नीरज का मामा होता है, मुन्नी चपरासी और इंद्र नारायण। ठीक है, नीरज जिसकी उम्र वहाँ पर 31 साल हो जाती है जो प्रथम अंक में 11 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखिएगा। नीलम नीरज का पुत्र होता है, 11 वर्ष का यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, तो आनुवांशिक प्रवृत्ति को बताने के लिए इस नाटक के 2 अंक दिखाए गए 2 पीढ़ियों के रूप में। ठीक है,
तो सारांश रूप में बात कर लेते हैं इस नाटक में। तो सारांश क्या होगा कि इसका कि उच्च मध्यम वर्ग ने क्या थे कि कुछ खोखले अभिजात संस्कारों को ओढ़कर जीवन को एक यांत्रिक बना दिया। ठीक है, और ये यांत्रिकता एक तरह से मानसिक रोग का रूप ले चुकी है। यानी बड़े मध्यम वर्ग यानी कि नियमों में बन जाते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा करना है, वैसा करना है ना, सारे नियम कायदे बना दिए जाते हैं उच्च वर्ग में। तो क्या होता है, ये मानसिक रोग जैसा भी रूप बन जाता है कि किसी किसी ज़्यादा नियम कानून में रहना क्या हो जाता है, व्यक्ति की आदत वैसी ही बन जाती है। उसका दिमाग अगर वो वैसा नहीं करता है तो वो एक क्या होता है, उसके दिमाग में खटकता रहता है कि यार ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा करते हैं हम, ऐसा नहीं किया, है ना। तो एक मानसिक रोग का बन जाता है। अंजू दीदी भी क्या होती, इसी रोग से ग्रस्त एक अभिजात वर्गीय महिला होती है इस नाटक में। और इस नाटक में अंजू दीदी ही एक बेहद अनुशासन प्रिय महिला है और परिवार के प्रत्येक सदस्य को वो क्या करती है, उसके यांत्रिक ढांचे में ढलना अनिवार्य है। वकील साहब उस ढांचे में न ढल पाने के कारण क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो अंजू अंजू दीदी कहते, जो हमने अभी पढ़ा कथन में, कि जीवन स्वयं एक महान घड़ी के समान है, प्रातः संध्या इसकी सुइयां हैं। यानी हमें नियमबद्ध तरीके से अपने जीवन को संचालन करना चाहिए, जैसे यानी घड़ी एक नियम से चलती है। श्रीपत जो नामक पात्र क्या है, इस यांत्रिकता को अपनी सहज फक्कड़ता से तोड़कर नाटक कर अश्क के समाधान को प्रस्तुत करता है। यानी श्रीपत बड़ी बेबाकी से उसके नियमों को तोड़ देता है, उसकी कही हुई बातों को नकार देता है, कि उसको कहता है कि व्यक्ति को अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति के रूप में जीना चाहिए। उसका कथन है कि जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक का ही दूसरा रूप है। ठीक है, तो नाटककार ने इस नाटक के माध्यम से क्या किया है, हम कह सकते हैं अंत में कि एक अहमवादिता, प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव का वर्णन यहाँ पर किया है। अंजू दीदी क्या हो जाती, टूट जाती है, लेकिन क्या होती, झुकती नहीं है। तो ये इस नाटक का अंत होता है यहीं पर। तो ये था आज का हमारा नाटक। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण नाटक के साथ। ऐसे ही इस श्रृंखला को पूरा करते हैं। तो कल फिर मिलते हैं, बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। थैंक यू।